हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बिजनेस लॉ पूरी कंप्लीट बुक की, जिसमें हम एक कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट पूरा चैप्टर करवा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी इससे पीछे हमने करा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज किस तरीके से हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, ए प्रोमिजर एंड ए प्रोमिजी। दो पार्टी होती हैं, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सर्टेन ऑब्लिगेशंस डिवॉल्व ऑन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कुछ ऑब्लिगेशन, दायित्व बनते हैं जो दोनों पार्टी के लिए होते हैं। ठीक है, व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, जब पार्टीज अपने अपने उत्तरदायित्व कंप्लीट कर देती हैं, फुलफिल कर देती हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है कि वो कंप्लीट हो गया। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये माना जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन लिखे हुए थे, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए। तो ऑब्लिगेशन जब टर्मिनेट हो जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी ऑपरेटिव व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। इन अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, जो अधिकार हैं या उत्तरदायित्व हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ने क्रिएट करे हैं, जब वो ऑपरेटिव होने से बंद हो जाते हैं, मतलब ऑपरेटिव नहीं रहते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है। ठीक है, अब देखो, द डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे हो सकता है, बाय परफॉर्मेंस। जब दोनों पार्टीज मिलकर जो ऑब्लिगेशन को दिए गए थे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो परफॉर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय सेकंड है बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो या तो परफॉर्म करना चाहेंगे अपने ऑब्लिगेशंस को, या फिर नहीं करना चाहेंगे, उस तरीके अगर करना चाहेंगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएंगे, परफॉर्म हो जाएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहेंगे तो वो ऑब्लिगेशन रहेंगे ही नहीं, ऑपरेटिव ही नहीं रहेंगे, ऑपरेटिव नहीं रहेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कई बार ऐसा होता है कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने जो सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो गया, तो वो इम्पॉसिबिलिटी हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में, ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में इम्पॉसिबिलिटी हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों ऑब्लिगेशंस ऑपरेटिव नहीं रहेंगे और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम, आपको टाइम दिया गया था 1 जून तक, आपको ये ऑब्लिगेशंस को दोनों पार्टीज़ को कंप्लीट करना था, लेकिन दोनों ही पार्टी 1 तारीख को, जो भी 1 जून 1 जुलाई, जो भी कोई भी डेट हो सकती है, वेरी कर सकती है, जो भी डेट को आपको टाइम पीरियड में दिया था, आपने उस टाइम तक उन ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया, तो आपका जो टाइम है वो लैप्स हो जाएगा, और लैप्स ऑफ टाइम के बाद जो ऑब्लिगेशंस हैं वो ख़त्म, इनऑपरेटिव हो जाएंगे। इनऑपरेटिव होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, ऑपरेशन ऑफ लॉ को आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन ऑफ लॉ होते हैं, मॉर्टगेज होती हैं, या तो कहते हैं हमने मर्जर हो जाते हैं हमारे, किसको एक्विजिशन हो जाती है, तो इस तरीके से कई ऑपरेशन ऑफ लॉ लगते हैं, जिससे क्या होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ना रहने की वजह से जो उसके अंदर ऑब्लिगेशंस होते हैं वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की वजह से दोनों ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब इनको मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, अब इनको हम ब्रीफ में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। The various modes of discharge are discussed in what follows. Discharge by performance. Performance is general accepted method of discharge of, mainly जो accepted method है वो यही होता है performance, कि दोनों parties को जो जो obligations दिए गए हैं, जो जो promise दोनों ने
किए हैं वो दोनों परफॉर्म करें और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। परफॉर्मेंस इम्प्लाइज डूइंग व्हाट इज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? डिस्चार्ज टेक प्लेस व्हेन द पार्टीज फुलफिल द ऑब्लिगेशन विद इन द टाइम एंड द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो डिस्चार्ज कब होगा? बाई परफॉर्मेंस के थ्रू, जब पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर देगी, टाइम पे कंप्लीट करेगी और जैसे प्रेस्क्राइब किया गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैनर किस तरीके से होगा उस तरीके से करेगी, तो वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को स्कूटर प्रोवाइड करूँगा और बी ने ए को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को 50,000 रुपये प्रोवाइड करूँगा। दोनों ये काम टाइम पर और सही मैनर से कर देते हैं तो दैट मीन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बाय परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट। अब दोनों की खुद की आपसी सहमति पे और एग्रीमेंट पर डिस्चार्ज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कैसे? एक कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय कंसेंट और एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू इट। अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भी वो एग्रीमेंट पे ही होता है दोनों पार्टीज की। इट कैन लाइक वाइज टर्मिनेटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू द। इस प्रकार जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के एग्रीमेंट से, ऐसे टर्मिनेट भी हो सकता है, ख़त्म भी कर सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट को दोनों की सहमति से। According to Section 62, if the parties to a contract agrees to make a new contract or reject a prevailing contract or make changes in it, देखो अगर Section 62 के अकॉर्डिंग पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एग्री हो जाती है कि नया पुराना कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, या फिर जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है। या तो मतलब चेंजेस करके मतलब एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर रिजेक्ट कर देना, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर कोई चेंज कर देना। देन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इररिलेवेंट एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो जो अभी प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसके ऑब्लिगेशन को करना जरूरी नहीं होता, जब नया जो चीज़ हुई है उसके ऑब्लिगेशन को करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। A contract may be terminated by mutual consent in the following ways. Mutual consent, देखो नोवेशन क्या है? When both parties by mutual consent agree to make a new contract to replace the existing contract. देखो मतलब आज A और B का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि भाई इसको A को क्या देना है, देखो मैं बताती हूँ। A और B का जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये है कि इसको स्कूटर देना है और इसको क्या देनी है? 50,000 रुपये। ठीक है। अब ये सोचते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि भाई तू स्कूटर ले ले और एक मेरे पास साइकिल भी पड़ी है वो भी ले ले, दोनों के मिला के 60,000 रुपये दे दियो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया। तो अब ये ख़त्म होने की वजह से इसमें जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं परफॉर्म होंगे। इसके अंदर जो नए जो चीज़ हो गई, नए ऑब्लिगेशन बन गए स्कूटर और साइकिल और यहाँ 60,000 रुपये ये परफॉर्म होंगे। ठीक है। आगे देखो अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन होता है कि जो हमारा प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना। जैसे पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैव द राइट टू अल्टर द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट। मतलब जो अभी जो प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देने हैं, तो कुछ अल्टर कर देना है। इन केस सच अल्ट्रेशन व्हेन इट इज डन बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज आर लॉफुली बाउंड टू परफॉर्मेंस ऑफ द अल्टर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो अल्टर हुआ है, अल्टर होता है चेंज हुआ है उन दोनों पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो जो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस बनेगी दोनों पार्टीज उसमें लॉफुली बाउंड होगी कि वो दोनों उस ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करें। ठीक है। अब देखिए जैसे कि अल्टर कैसे किया हमने, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस टू सप्लाई 3,000 मीटर ऑफ सर्टेन क्लॉथ एट 10 रुपीज़ पर मीटर टू बी विद इन 3 मंथ्स के अंदर। लेटर ए एंड बी मेक एन अल्ट्रेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट दैट ए विल सप्लाई 200 मीटर of superior quality of cloth at another price within 4 months. This alteration discharge the old contract between the two. आगे उन्होंने डिसाइड किया कि वो 200 मीटर सुपीरियर क्वालिटी का क्लॉथ प्रोवाइड करे, 4 मंथ के अंदर अंदर कर दे, तो अल्ट्रेशन कर दे, दोनों उस अल्ट्रेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। आगे है रिमिशन और वेवर। मतलब कि देखो जो एक प्रोमिजर होता है एक प्रोमिजी होता है। प्रोमिजी अगर रिमिट कर दे प्रोमिजर की कोई बात नहीं, तो वो अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करना चाहता तो मैं तेरे को रिमिट करता हूँ, उससे छुटकारा दे देता हूँ तेरे को। तो देखो waiver. According to Section 63 of the Indian Contract Act, a promisee has the right to dispense with the remit the performance of promise by the promiser or to extend the time
time for the performance or accept any other satisfied instead of performance. Such acceptance or a lesser or a delayed fulfillment of promise by the promise is called remission or waiver. For example, देखो अगर प्रोमिजर को अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, रिमिटेंस दे दे कि भाई कोई बात नहीं, तू अभी परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, मत कर, ये स्पेसिफिक टाइम था वैसे करने का, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद कर दियो, तो वो क्या कर देता है, वो रिमिट कर देता है, उसको छुटकारा दे देता है और उसको वेव कर देता है, कोई बात नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ए ओज बी 5,000 रुपये, ए को बी को 5,000 रुपये देने थे. बी इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी एंड डिसाइड टू एक्सेप्ट 2,000 फ्रॉम ए. बी के पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो गई तो उसने डिसाइड किया कि 2,000 दे देगा ए, कोई बात नहीं. एट द टाइम एंड प्लेस एग्रीड इन डिस्चार्ज ऑफ होल डेप्ट, कि भाई देखो 5,000 रुपये ए को बी को देने थे. अब बी को ना बहुत इमरजेंसी पड़ गई कि उसको 2,000 रुपये चाहिए, लेकिन एट द मोमेंट ए कह रहा है कि नहीं भाई मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो बी कहता है कि तू मुझे बहुत ज़रूरी है, 2,000 रुपये दे दे, तेरे 5,000 रुपये डेट ख़त्म कर दूंगा मैं. तो यानी 2,000 रुपये में 5,000 रुपये का डेट ख़त्म कर दिया. दैट मीन्स 3,000 रुपये उसने वेव कर दिए. ठीक है, छोड़ दिए अपने 3,000 रुपये. अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, अपने अकॉर्डिंग और अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों पार्टीज अपने अकॉर्डिंग एंड अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करेंगे पुराने वाले प्रिवेलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. When both parties to a contract agree to make a new contract to absolve themselves from the performance under the original contract को से के परफॉर्मेंस को एब्जॉल्व कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग. एंड प्रोमिसर परफॉर्म द प्रोमिस गिवन अंडर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्लिगेशन होगी वो दोनों परफॉर्म करेंगे. ठीक है. डिस्चार्ज बाय, अब देखो ये हमने पढ़ा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड एग्रीमेंट. अब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाए गए जिसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस थे वो अब होना उसका इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. दोनों ही जो इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जो पार्टीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं वो इनऑपरेटिव हो गई. इनऑपरेटिव होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. सेक्शन 56 मेक्स इट क्लियर दैट इफ एन एग्रीमेंट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल एक्ट इट इज़ वॉइड एब इनिशियो. एनी सच जी कहता है कि अगर सेक्शन 56 ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कोई कंटेंट है जो कि जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है तो वो वॉइड कहलाएगा. ठीक है. एनी सच एग्रीमेंट इज डीम्ड टू बी वॉइड, उस एग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू फाइंड अ लॉस्ट ट्रेजर बाय मैजिक, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट. ए ने एग्रीमेंट किया है बी को कि भाई मैं तुम्हें गुम हुआ खजाना ढूंढ के लाके दूंगा मैजिक से, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है. अब ए जाके ये नहीं बोल सकता बी को, मतलब बी जाके केस नहीं कर सकता उसके ऊपर कि भाई इसने मेरे को बोला था मैजिक से ढूंढ के लाके दूंगा तो नहीं लाके दिया. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखो कुछ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कुछ और भी होती है. देखो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैन बी रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. कभी कभार जो इम्पॉसिबिलिटी होती है ना, जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उनके भी कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाती है, उनके कंट्रोल के हाथ से निकल जाती है. द फॉलोइंग आर द सिचुएशंस वेयर सच इम्पॉसिबिलिटी कैन आकर. कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस ऐसी हैं देखो जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि पार्टीज के भी कंट्रोल में हो जाता है, कंट्रोल से बियॉन्ड हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको क्या किया जाए, उसको आगे फर्दर वो मतलब परफॉर्म किया जाए. कि फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब जिस चीज़ के ऊपर हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वही चीज़ डिस्ट्रक्ट सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए. सपोज कीजिए ए ने बी को प्रॉमिस किया था, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मोस्ट ऑफ ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो उसको स्कूटर देगा और बी ने प्रॉमिस किया था कि उसके बदले में 50,000 रुपये देगा. लेकिन अब वो स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और स्कूटर ही खत्म हो गया, तो जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वही खत्म हो गया, तो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट को करना. ठीक है. आगे है चेंज ऑफ लॉ. जैसे हमने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता चला कि सरकार का कुछ कानून बदल गया है और अब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आगे इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता.
देखो जैसे कि इफ ए पर्सन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म एन एक्ट एंड विद इन द लॉ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बट लेटर बिकम्स अनलॉफुल बिकॉज ऑफ change in law or new law, the contract is discharged. For example, A makes a contract to supply a particular variety of wood from a forest. After the contract is made, a new law prohibits the cutting of wood from the forest. एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तेरे को ये टाइप की जो लकड़ी है मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि फॉरेस्ट में से कोई जो वुड है ये टाइप की वो काटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया उस एक्ट को कंप्लीट करना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि रेपुडिएट हो जाएगा। नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट पे बेस करता है, अगर वो इवेंट हुआ ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सपोज कीजिए ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी फसल 100 टन की हुई तो मैं तुम्हारे को 80 टन माल दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे 20 टन माल किसी और को देना है। ठीक है, तो इसलिए को कंडीशन लगा दी कि 100 टन हुई फसल, कंडीशन। अब देखो फसल हुई, क्या कहते हैं, मान लो खराब हो गई फसल सारी, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ फसल, अब ऑकरेंस ही नहीं हुआ उस इवेंट का, 100 टन जो है फसल हुई नहीं, तो कैसे उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पर्सनल इनकैपेसिटी और डेथ, भाई जो पार्टीज है या तो वो पर्सनल इनकैपेबल हो गई या फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये सपोज करो पर्सन इनकैपेबल में क्या होगा, मान लो वो लुनेटिक हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया पर्सन। ठीक है, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, या फिर उसकी डेथ ही हो गई तो कैसे कंप्लीट करेगा, तब भी वो क्या हो गया, ये तब भी क्या हो गया, हमारे पास ये इम्पॉसिबल हो गया कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते अपने जो भी ऑब्लिगेशंस को। व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी। अब देखो इन पर्सनल कैपेबिलिटी, मान लो गाना गवाना था किसी सिंगिंग, लेकिन एट द मोमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था, जहाँ गाना गाना था वहाँ उसका गला खराब हो गया, तो वो पर्सन इनकेपेबल हो गया, गा ही नहीं सकता वो गाना वहाँ पे। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। अब उसको हम धक्का तो नहीं कर सकते ना कि तूने गाना गाना था तो गा नहीं रहा, तेरी आवाज़ ही खराब हो गई उसकी। ठीक है, आउटब्रेक ऑफ वॉर, अब वॉर हो गई, मान लो लड़ाई छिड़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विद एन अलाइन एनिमी ड्यूरिंग वार टाइम आर वॉइड। अब देखो जब वार चल रहे होते हैं, ठीक है, मान लो इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है एक बार, ठीक है, तो अगर आप अब उसके हम हमारे इंडिया के लिए जो चाइना है वो क्या है, एलियन एनिमी है। ठीक है, अगर एलियन एनिमी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे आपने, चाहे पहले कर रखे थे, ठीक है, वो अब आप कंप्लीट नहीं करो, क्यों, क्योंकि वो अब आपके लिए एलियन एनिमी है। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विद एन एलियन एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम आर वॉइड। ठीक है, तो अब आगे वॉइड हो जाएंगे, वो रद्द हो जाएंगे, क्योंकि चाहे बेशक आपने पहले 10 कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हो, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने का टाइम आ गया, लेकिन अब इस टाइम पे वो हमारे लिए एलियन एनिमी, क्योंकि हमारा उससे वॉर चल रहा है। ठीक है, तो वो सारे वॉइड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, वो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएंगे करना उनको। आगे है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम ख़त्म हो गया, मतलब सपोज कीजिए ए ने बी को स्कूटर देना था, कितनी तारीख को देना था, 1 जुलाई को देना था, अब 1 जुलाई निकल गया जी, निकल गया, तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों की ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो गई। ना वो अब उसको स्कूटर प्रोवाइड करेगा, ना उसको वो पैसे प्रोवाइड करेगा। हाँ, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई बात नहीं भाई हम कर सकते हैं, हम आगे कोई बात नहीं, 1 जुलाई कंप्लीट हो गया, लेकिन दोनों के पास ये राइट है कि दोनों डिस्चार्ज कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पे उन्होंने अपना जो ऑब्लिगेशन है कंप्लीट नहीं करा है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ में देखो क्या होता है, मर्जर हो गया, अनऑथराइज अल्टरेशन हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, इनके बेस पर क्या होता है, एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो सकता है। देखो मर्जर हुआ, डिस्चार्ज बाय मर्जर, व्हेन ए इंफीरियर राइट एक्वायरिंग टू पार्टी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मर्ज इनटू अ सुपीरियर राइट एक्वायरिंग टू द सेम पार्टी अंडर द सेम और सम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ए मर्जर इज सेड टू बी टेक प्लेस। देखो इंफीरियर राइट को जो है एक्वायरिंग टू ए पार्टी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो जिसका इंफीरियर राइट था वो कॉन्ट्रैक्ट का मर्ज हो गया इनटू सुपीरियर राइट के साथ में, एक्वायरिंग टू द सेम पार्टी अंडर द सेम और सेम अदर कॉन्ट्रैक्ट, सम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ए मर्जर इज सेड टू टेक प्लेस, मर्जर हो गया। फॉर एग्जांपल व्हेन द लेसी ऑफ अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी बिकम्स द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी द लीज डीड इज टर्मिनेटेड। सपोज कीजिए मैंने किसी को अपनी बिल्डिंग किराए पर दे रखी थी, ठीक है, तो
वो उस टाइम पे क्या था, उसका किराएदार, ठीक है। उसने वो मुझसे खरीद ली वो पूरी बिल्डिंग, तो वो हो गया उसका ऑनर। हमारा किराएदार और ऑनर का जो पहले वाली लीज एग्रीमेंट था, लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो गया। मान लो मैंने इसको 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, तो ख़त्म हो गया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, नया शुरू हो गया। आगे वो अब किसी को और को रेंट पे दे तो अगला नया शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे है अनऑथराइज अल्टरेशन के थ्रू। अब देखो ये मर्जर के लिए क्या लिखा है, फॉर ए मर्जर टू टेक प्लेस द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी मेट, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की वो सेम रहेगी आने वाले टाइम पे भी, ठीक है, चाहे वो चेंज हो जाएगा। देयर मस्ट बी नो चेंज इन द बेसिक इंग्रीडियंट, बेसिक इंग्रीडियंट में चेंज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के। द राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिफरेंट, अब राइट्स होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के वो डिफरेंट हो सकते हैं। जो ओनर है वो अब वो उसने बेच दिया तो वो ओनर नहीं रहा, और जो पहले लेसी था वो अब ओनर बन गया, ठीक है। Get discharged by unauthorized alteration. When a material alteration is made in the terms of the original contract by the party without the knowledge and consent of the other, the contract is discharged and can be avoided. देखो अगर हमने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जो मटेरियल था उसका अल्ट्रेशन कर दिया, उसमें चेंज बदलाव ला दिया है बिना सामने वाली पार्टी को बताए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अनऑथराइज अल्ट्रेशन किया है, सामने की अथॉरिटी नहीं ली सामने वाली पार्टी से हमने कि चेंज करना या नहीं करना, अनऑथराइज हमने इसको अल्ट्रेशन कर दिया है, तो सामने वाले के पास ये राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है। आगे है डिस्चार्ज बाय इंसॉल्वेंसी। अगर एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है, दिवालिया हो गई है, और सामने वाला को पे नहीं कर पा रही है, अपना कंसिडरेशन जो भी है वो नहीं पे कर पा रही है, अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, अब खुद तोड़ देंगे उसको, मतलब कि खंडित हो जाएगी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, टूट जाएगा ब्रीच के थ्रू। देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, इफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ वैलिड और लॉफुल रीजन रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म विदाउट अ वैलिड लॉफुल रीजन, बिना एक वैलिड रीजन के परफॉर्म करना को मना कर देती है, मैं अपना ऑब्लिगेशन आप उत्तरदायित्व नहीं निभाऊंगा या नहीं निभाऊंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, ब्रीच हो जाएगा, तो उसको हम ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रीच भी दो टाइप की होती है, खंडन भी दो टाइप, एक्चुअल रियल में खंडन, रियल में टूटना, और एंटिसिपेटिव और कंस्ट्रक्टिव जो बनावटी टूटना। देखो कैसे, एक्चुअल ब्रीच, इफ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन स्टिपुलेटेड टाइम और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशन, जो टाइम था उसके ऊपर उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, उस काम को करने से मना कर दिया, और अपना ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व परफॉर्म करने से मना कर दिया, देन सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। फॉर एग्जांपल, हरीश प्रॉमिसेस टू डिलीवर अ हॉर्स टू श्याम ऑन 19 अप्रैल ऑन द अपॉइंटेड डे, लेकिन 19 अप्रैल जब आया अपॉइंटेड डे, ही रिफ्यूज टू डिलीवर द हॉर्स इन केस ऑफ एक्चुअल ब्रीच, तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं डिलीवर करता अपना हॉर्स तेरे को, ठीक है। अब एंटीसिपेटेड और कंस्ट्रक्टिव डिवीजन क्या, कंस्ट्रक्टिव ब्रीच क्या होता है, इफ ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ हिज परफॉर्मेंस बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी स्टिपुलेटेड टाइम से पहले, यानी 19 अप्रैल से पहले ही बंदा बोल दे कि मैं अपना घोड़ा तेरे को नहीं प्रोवाइड करूंगा, और अपने वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से बोलकर उसको बोल दे, और बिहेवियर से, बाय बिहेवियर से बता दे, मेक्स नोन, सामने वाले को इसकी इंटेंशन बता दे कि नॉट टू परफॉर्म उस प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस नहीं पूरा करूंगा, और विलफुली डिसेबल हिमसेल्फ फॉर सच परफॉर्मेंस, और मतलब अपने चाहत से कि वो डिसेबल है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो अपने मन से नहीं चाहता कि मैं उसको वो घोड़ा दूंगा। सपोज कीजिए इट इज डीम्ड टू बी एंटीसिपेटेड कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ द, मतलब खुद ने बनाई हुई ब्रीच है वो, ठीक है, खुद के मन से बनी हुई। द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल इज हरीश इन्फॉर्म श्याम बिफोर 19 अप्रैल से पहले ही उसने अपनी इंटेंशन बता दी उसको कि मैं तेरे को जो हॉर्स है डिलीवर नहीं करूंगा, मैं अशोक को हॉर्स सेल करूंगा बिफोर दैट डेट, उस मतलब 19 तारीख से पहले। इट विल बी द केस ऑफ एंटिसिपेटेड कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ हरीश, उसने एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव अपने आप खुद से ब्रीच करा है इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अब अगर हम
ब्रीच कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ब्रीच करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन और डिसेबल हिमसेल्फ टू परफॉर्म सच ऑब्लिगेशंस, द अदर पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है, खत्म कर सकती है। बट इफ द अदर पार्टी प्रोमिस कन्वेज बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय हिज बिहेवियर टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अदर पार्टी अगर सोचती है कि भाई उसको कंटिन्यू रखना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, देन द फर्स्ट पार्टी द प्रोमिसर कैन परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट पार्टी जो है प्रोमिसर है वो परफॉर्म कर सकती है अपने ऑब्लिगेशन को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। द एग्रीड पार्टी कैन आल्सो फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पे, तो जो एग्रीड पार्टी होगी जिसको उससे क्षति हुई, उससे हानि हुई, तो वो अपना डैमेज क्लेम करने के लिए उसके ऊपर केस कर सकती है दूसरी वाली पार्टी पे जिसने ब्रीच किया। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स और एन इवेंट एंड देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ थिंग्स और इवेंट डज नॉट ऑकर। देखिए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑकरेंस होगी या एक इवेंट हैपन होगा, लेकिन वो अगर इवेंट हैपन ही नहीं होता, वो ऑकरेंस होती ही नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। द काइंड ऑफ फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड ऑफन कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था वो प्रॉपर तरीके से फेल हो गया, काइंड ऑफ फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था, वो खत्म होना ही क्या कहलाता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखो डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया था हमने उसको करना या उसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना, और व्हेन फॉर रीजंस बियॉन्ड द रीच ऑफ और द कंट्रोल ऑफ द पार्टी, जो रीजंस हैं मतलब उसको परफॉर्म नहीं किया जा रहा, वो पार्टीज के आउट ऑफ कंट्रोल हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, इट बिकम अ फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट इज टर्मिनेटेड, अगर इम्पॉसिबल हो गया उसको परफॉर्म करना, टर्मिनेट कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, एंड द पार्टीज आर रिलीज ऑफ देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टीज है वो अपनी ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, the above definition make it clear that doctrine of frustration is applicable in cases where doctrine of frustration कहाँ लगता है, an unexpected event makes the performance of contract impossible, कुछ ऐसा event घट गया जिसने contract को impossible बना दिया होने के लिए, परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी उसकी। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंजेस द सर्कमस्टांसेस, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने परिस्थितियों को इस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से चेंज कर दिया, सो दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट परफॉर्म देयर प्रॉमिस। इस प्रकार से परिस्थितियां घूम गई कि जो पार्टीज हैं वो अपने ऑब्लिगेशन, अपने उत्तरदायित्व को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दस मेक्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज। इसलिए जो ऑब्जेक्ट को अचीव करना पार्टीज के लिए क्या बन रहा है, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सरसाइज बन गई। ठीक है, आगे देखिए लिमिटेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लिमिटेशंस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, when a condition in the contract contradict the other clearly defined conditions and goes against such condition, जब एक कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है द अदर को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, एंड क्लियरली डिफाइंड कंडीशन एंड गोज अगेंस्ट सच कंडीशन, और उसी कंडीशन के विरुद्ध जाती है। ठीक है, व्हेन एन इशू रिफ्लेक्ट्स द इंक्लिनेशन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट द अदर। देखो लिमिटेशन है, जब एक when an issue reflects the inclination of one party, एक इशू रिफ्लेक्ट पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है कि पार्टी में ये दिक्कत आ रही है एंड नॉट ज़्यादा दूसरे में नहीं आ रही। when the contract is non performable because of willful and deliberately, देखो अगर रियल में ही इम्पॉसिबल हो गया उस काम करना, वो तो ठीक है, वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लग जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पार्टीज विलफुली चाह रही है कि हम नहीं करेंगे इसको परफॉर्म, तो वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब इंडियन लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या कहता है, व्हाट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन इंडियन लॉ, frustration in the English law and supervening impossibility in Indian law signifies the same. The doctrine comes into play when the common object of a contract can no longer be achieved. डॉक्ट्राइन कब आती है, जब डॉक्ट्राइन फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब कॉमन ऑब्जेक्ट था जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, वो अब अचीव ही नहीं हो पाएगा, और when the contract after it is made become impossible of performance due to circumstances beyond the control of contemplation of the parties। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट का जो
रियल में सब्जेक्ट मैटर था वो इम्पॉसिबल हो गया है कि वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएंगी पार्टीज. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और द पार्टीज हेल्पलेसनेस इज बीइंग एबल टू परफॉर्म इट. ये तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट बिंग इम्पॉसिबल, प्रॉपर इम्पॉसिबल हो जाएगा पार्टीज के लिए कि वो नहीं करे, और वो हेल्पलेसनेस हो जाएंगे कि वो उस टाइम पे वो एबल ही नहीं कर सकते, वो एबल ही नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए. इनफैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड बीइंग हेल्पलेस इज अबाउट द सेम थिंग. देखो इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस को करना या फिर हेल्पलेस हो जाना प्रॉपर, इससे भी हमें काम कर नहीं सकते. एंड वन एक्सप्रेशन कैन बी यूज फॉर द अदर. एक एक्सप्रेशन दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं हम. चेंज सर्कमस्टांसेस कैन मेक द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल. दैट इज वाई द कंसर्न पार्टीज आर रिलीज ऑफ देयर ऑब्लिगेशन. वन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का जो भी भाई सब्जेक्ट मैटर था उसको परफॉर्मेंस करने के बिल्कुल खिलाफ हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है. इसलिए ये कंसर्न पार्टी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाती हैं. भाई वो जरूरी नहीं है, वो उत्तरदायित्व से रिलीज हो गई हैं अपनी. दिस इज बिकॉज द पार्टीज व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट वर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी रादर देन इम्पॉसिबिलिटीज. तो ये इसलिए हुआ है पार्टीज व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेड बनाया था उस टाइम तो वो पॉसिबल था, बट आफ्टर दैट जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो उसके बाद वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. ठीक है. और यहाँ देखो, द लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया बिकॉज द पार्टीज माइट हैव गिवन देयर कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एन इम्प्लाइड कंडीशन विच वुड एब्सॉल्व दैम ऑफ देयर लायबिलिटी. लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो इंडिया के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं, क्योंकि जो पार्टीज जो है वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कि ड्यू टू इम्प्लाइड कंडीशन, जो भी कंडीशन उसमें अब लग गई है, विच वुड एब्सॉल्व देम ऑफ देयर लायबिलिटी. जो इम्प्लाइड कंडीशन ने उनको अपनी लायबिलिटी से रिलीज कर दिया है. व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस द लॉ प्रोवाइडेड रिलीफ टू द पार्टीज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्सटर्नल इवेंट. तो यहाँ हमारे इंडिया में क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो लॉ ना दोनों पार्टीज को रिलीफ प्रोवाइड करती है. तो हमारे यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन काम नहीं करता, इन्फोर्सेबल नहीं है. आगे एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन. एक्सेप्शंस क्या है देखो, द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन. देखो कहाँ नहीं लगती. डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस करने में डिफिकल्टी हो रही है, जहाँ परफॉर्मेंस करी ही नहीं जा रही है. After having made a promise, the promiser cannot be excused from its performance on the plea that such performance has become difficult because it is a more expensive. आप ये बोल रहे हो कि परफॉर्मेंस में करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. डिफ़िकल्ट होना और इम्पॉसिबल होना दोनों अलग चीज़ है. इम्पॉसिबल होएगा कि भाई कर ही नहीं सकते, डिफ़िकल्ट कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा मुश्किल आई करने में. तो डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वर्क नहीं करेगी. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमर्शियल, होलसेलर कैन नॉट गो बैक ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द रिटेलर एंड अदर बायर्स ऑन द ग्राउंड दैट द मैन्युफैक्चरर हैज स्टॉप्ड और कट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम. लाइकवाइज ए कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द वेजेस ऑफ द वर्कर. देखो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी में अगर होलसेलर है, रिटेलर है, इनके रिगार्डिंग अगर उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो ये बोलते हैं कि वर्कर्स के वेजेस बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, प्रॉफिट रिड्यूस हो रहे हैं, इस तरीके के वो फेक, मतलब फेक तो नहीं, रियल एक्सक्यूजेज होते हैं, लेकिन है तो एक्सक्यूज ही है. आप होलसेलर और रिटेलर को जो प्रॉमिस किया था वो तो प्रॉमिस पूरा कंप्लीट करोगे ही आप. इम्पॉसिबल तो नहीं है ना ये. ठीक है, प्राइस बढ़ गए हैं तो, लेकिन जो चीज़ पहले हो चुकी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा. स्ट्राइक, लॉकआउट, रियोट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंस, यानी कोई दंगे वगैरह हो गए हैं. इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव अ स्पेशल क्लॉज अबाउट दीज देन ए स्ट्राइक, लॉकआउट, रियोट और सिविल डिस्टर्बेंस डज नॉट अलाउ प्रोमिसर टू प्लीड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस. देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि स्ट्राइक हो जाएगी, लॉकआउट हो जाएगी, रिवोट्स हो जाएंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दोगे, ऐसा नहीं मेंशन है, तो ये कोई एक्सक्यूज ही होगा आपके लिए कि आप परफॉर्मेंस को करने से रिफ्यूज करोगे. ठीक है. फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्ट वन है, मतलब आपके एक कोई दो ऑब्जेक्टिव थे और एक ऑब्जेक्टिव मतलब खत्म हो गया है, फेलियर हो गया है, तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को अचीव करने से मना नहीं कर सकते. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव द फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि अपना दूसरा ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ है ना, उसको अचीव करो. कंसिक्वेंसेस क्या बनती है फ्रस्ट्रेशन की. अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल एट द डिजायर ऑफ द पार्टी. द कॉन्ट्रैक्ट इट इज डीम्ड टू बी डिस्चार्ज एंड वॉइडेबल
बनता नहीं है वो माना जाता है कि डिस्चार्ज हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। इफ अ पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट हैड रिसीव्ड सम मनी और एनी अदर प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट्स और टर्मिनेटेड, द रिसीविंग पार्टी इज लॉफुली बाउंड टू रिटर्न सच मनी। अगर एक पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से और बाद में वो टर्मिनेट हो गया है तो उस पार्टी का ये लॉफुली बाउंड होती है कि वो जो भी पैसा था उसको वापस रिटर्न करे। अंडर द प्रोविजन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1943, if the party receiving a profit or gain under the contract has incurred any expense in such a regard, he can take the recourse of law to claim such expense। को लॉ को बोल सकती है कि वो जो भी एक्सपेंस उसने किया है उसको क्लेम करे, ठीक है। इफ द कोर्ट फील्स इट जस्टिफाइड इट कैन डायरेक्ट द अदर पार्टी टू रियम्बर्स द फर्स्ट पार्टी। तो फिर अगर कोर्ट को जस्टिफाई लगा तो ये दूसरे पार्टी को बोलेगी कि उसको रियम्बर्स करे, ठीक है। इफ अ पार्टी हैज़ रिसीव्ड एनी वैल्यूएबल आइटम बिसाइड्स कैश अंडर सच अ the court can direct the party who has received such item to make payment for it, but the payment will not be more than the actual value of such item। देखो, अगर पार्टी को कोई ऐसा वैल्यूएबल आइटम मिला है उस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए, चाहे उसको कैश ना होते कोई वैल्यूएबल आइटम मिला है, तो कोर्ट उस बंदे को ये बोलेगी कि ना भाई आप जितना भी वो वैल्यूएबल आइटम थी उसकी पेमेंट कर दो उस सामने वाली पार्टी को, और पेमेंट जो होगी उसकी एक्चुअल वैल्यूज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एन एक्सक्यूज। अकॉर्डिंग टू Justice Scruton, the impossibility of performance cannot deemed to be an excuse for the non-performance of a contract। भाई एक परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी को हम मान नहीं सकते, एक्सक्यूज नहीं मान सकते फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए पर्सन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू सम एक्ट ही इज लिएबल टू परफॉर्म अंटिल सच परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल फॉर सम अनएक्सपेक्टेड रीज़न। भाई एक अगर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो लिएबल होगा, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो उस एक्शन को परफॉर्म करे तब जब तक कि वो इम्पॉसिबल ना हो जाए। इन अदर वर्ड सच इम्पॉसिबिलिटी शुड बी कंप्लीट। जो इम्पॉसिबिलिटी होगी प्रॉपर कंप्लीट होनी चाहिए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इम्पॉसिबल बट ओनली डिफ़िकल्ट। भाई एक काम करना इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफ़िकल्ट है फॉर परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट डीम टू बी टर्मिनेट। इसको टर्मिनेट नहीं करेंगे, हमने पहले ही पढ़ा है इसको। सच सिचुएशन कैन बी एड्रेस। देखो, डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा था कि भाई वो काम मुश्किल है करना, इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि किसी चीज़ का वो एक्सपेंसिव, बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो गया उस काम करना, एक्सपेंसिव हो गया ना, आप कर तो सकते हो ना उसको, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वो काम उसके बेस पर, डिफ़िकल्टी के बेस पे आप उस काम को भाई एक एक्सक्यूज़ मान के टर्मिनेट नहीं कर सकते उस कॉन्ट्रैक्ट को। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी यही हमने पढ़ा था कि भाई जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर के रेट बढ़ गए हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसको 500 टन माल प्रोवाइड करेगा, बट अब वो कहता है कि नहीं भाई अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वही वो वर्कर्स के प्राइस बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये बढ़ा तो प्राइस है, इम्पॉसिबल तो नहीं हुआ क्योंकि वो 500 टन माल नहीं दे सकता। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आगे है इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी। अब मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को 500 टन माल दे दूंगा, लेकिन ए ने सी से बोल रखा था 500 टन माल आएगा तो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। अब सी ही अगर थर्ड पार्टी ही इम्पॉसिबल हो गया, फेलियर हो गया, तो हम बी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके साथ फेलियर किया है, तो आप अपने जो जिस कॉन्ट्रैक्ट को है उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। स्ट्राइक लॉकआउट, अगर आपके देखो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है कि स्ट्राइक लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस अगर हो गई तो आप वो करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दोगे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी इम्पॉसिबल है। कॉन्ट्रैक्ट की जो आपकी लिएबिलिटी है वो वैसी की वैसी बनी पड़ेगी। अगर हाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है कि स्ट्राइक लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस अगर हो जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। आप अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उसको नहीं परफॉर्म करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो इस चीज़ को अगर नहीं मेंशन है तो फिर आप स्ट्राइक लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस को एक्सक्यूज़ के रूप में नहीं ले सकते। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए आप मान लो अगर आपके जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, मान लो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर था, और एक ऑब्जेक्ट को
मतलब अचीव करना मुश्किल हो रहा है, तो आप उस एक ऑब्जेक्ट की वजह से जो दूसरे जो और ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप सीज नहीं कर सकते, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है। देखिए अगला, देखिए रेस्टिट्यूशन रिगार्डिंग वॉइडेबल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टीज को क्या रिटर्न में मिल सकता है, रेस्टिट्यूशन क्या है उसकी रिगार्डिंग देखिए। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एक पार्टी के रिगार्डिंग एंड द पार्टी रेपुडिएटेड, और उसको वॉइडेबल है और उस पार्टी को वही पार्टी उसको रेपुडिएट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देती है, द अदर पार्टी नीड नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, दूसरी पार्टी को जरूरत नहीं है कि वो दूसरे अपना उत्तरदायित्व को पूरा करे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द पार्टी रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिसीव्ड एनी प्रॉफिट, जिस पार्टी ने रेपुडिएट करा है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, उसने कोई प्रॉफिट रिसीव करा है उसी कॉन्ट्रैक्ट से फ्रॉम द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी से, द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ही इज लिएबल टू रिटर्न सच प्रॉफिट, उसको रिटर्न करना पड़ेगा वो प्रॉफिट को, रेस्टिट्यूशन होता है रिटर्न करना। When it becomes clear that an agreement is void and the contract become void, a party who has received a profit under such agreement or contract is liable to return such profit and pay damages to the party from whom such profit has been received। तो देखिए अगर एक एग्रीमेंट क्लियर हो गया है कि वो void है, कॉन्ट्रैक्ट void बन गया है, तो अगर किसी पार्टी ने किसी सामने वाली पार्टी से जो भी प्रॉफिट रिसीव किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए, तो वो उसको रिटर्न करना पड़ेगा उस पार्टी को, और जो भी डैमेज हुआ है उसका उस प्रॉफिट को रिसीव करने से बाद वो डैमेज भी क्लियर उसको पे करना पड़ेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कन्फर्म्ड और रेपुडिएटेड in the manner and under the rules that are applicable for such confirmation or repudiation। जो voidable contract है उसको हम repudiate कर सकते हैं, उस manner से करना है, and under the rules that are applicable, उस rules के अंदर करना है जो applicable होंगे repudiation के लिए। ठीक है। if a promisee willfully neglects or refuses to provide appropriate facility, जिसने जो promisee था, ठीक है, विलफुली ही अपने मन से ही नेग्लेक्ट कर देता है और रिफ्यूज़ कर देता है टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फैसिलिटी टू द प्रोमिजर, भाई एक प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, विलफुली मना कर देता है प्रोमिजर को, द प्रोमिजर इज एब्सॉल्व ऑफ हिज प्रॉमिस टू परफॉर्म बिकॉज ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। तो प्रोमिजर खुद ही एब्जॉल्व हो जाएगा अपने प्रॉमिस से कि उसको जरूर अब जरूरी नहीं है उसको अपना वो प्रॉमिस कंप्लीट करे, क्योंकि प्रोमिजी ने ही विलफुल नेग्लेक्ट कर दिया है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक है। मैंने पार्टी लॉफुली एंड इन प्रॉपर मैनर रेपुडिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जब एक पार्टी लॉफुली कानूनी रूप से और प्रॉपर तरीके से रेपुडिएट करती है कॉन्ट्रैक्ट को, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डैमेजेस ही हैज़ इनकर्ड, उसको डैमेज सारे क्लियर करने का वो एंटाइटल होगा वो पर्सन जो भी उसने डैमेज उसको हुए हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग परफॉर्म, जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ इस वजह से। ठीक है। जो भी क्लेम है वो अपना ले सकता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको आज की चैप्टर की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।